बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आ चुका है। अगर मुझसे पूछें कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है तो मैं कहूँगा वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थॉमस यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम था कि जिसने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम उसने रखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या था वो तो चल के आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से हमें मिला क्या वो हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले सोचा जाता था कि जो लाइट है, कोई कहता था ये पार्टिकल नेचर रखती है, कोई कहता है अच्छा जी ये वेव नेचर है, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। तो जो यंग्स है, थॉमस यंग्स है, इसने 1801 में लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया था। इसने कहा था लाइट इज़ अ वेव। लाइट क्या है? एक वेव है। और वेव किस तरह से उसने ये प्रूव किया था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की मदद से। मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुई, जिसकी मदद से उसने प्रूव किया कि लाइट इज़ अ वेव। लाइट इज़ अ वेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसको याद रख लें कि लाइट इज़ अ वेव। ये प्रूव किया था थॉमस यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। अब वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ था, कैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसने कराई थी, वो चीज़ आज हम चल के देखते हैं। देखिए, उसने क्या किया था कि एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ली। मोनोक्रोमैटिक कौन सी सोर्स ऑफ लाइट है? मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या? क्रोमैटिक मतलब कलर, मोनो मतलब सिंगल, यानी ऐसी सोर्स ऑफ लाइट ली कि जो कि हमें सिंगल कलर दे, एक ही कलर वाली लाइट दे। अब जैसे वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें ऐसी लाइट चाहिए कि जिसमें एक ही कलर हो, या सिर्फ रेड लाइट हो, या सिर्फ ग्रीन लाइट हो, या सिर्फ ब्लू लाइट हो, या सिर्फ येलो लाइट हो, मतलब एक कलर की लाइट हो। अब ये वो हमारे पास ये क्या आ रही हैं? ये लाइट वेव्स आ रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लाइट है। और कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है। अब इस मोनोक्रोमैटिक लाइट के आगे से क्या रखा? एक स्लिट रखा। क्या रखा? एक स्लिट रखा। स्लिट मतलब एक आगे स्क्रीन रखी, उसमें क्या था? एक छोटा सा स्लिट था। अब उस छोटा सा स्लिट, एक ही स्लिट क्यों था वो चल के आगे बताते हैं। अब उस स्लिट में से क्या हुई? ऐसे लाइट वेव्स बाहर आई। क्या आई? ऐसे लाइट वेव्स बाहर आई, ठीक है। और स्लिट क्यों नहीं है? क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जो सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं वो हम पॉइंट सोर्स लेते हैं, मतलब पॉइंट के जितनी एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। हालांकि हमारे आम डेली रूटीन में जो एलईडी बल्ब होते हैं वो भी थोड़े बड़े होते हैं, जो आम बल्ब होते हैं वो भी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लेनी है? यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स लेनी है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल कोई एलईडी बल्ब लिया जिसमें से मोनोक्रोमैटिक लाइट निकल रही है। उस मोनोक्रोमैटिक लाइट के आगे एक स्क्रीन रखी, यूजुअली ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की होती है, जिसमें एक स्लिट था। अब ये स्लिट में से जब लाइट पास की है तो ये स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहा है। स्लिट एज अ पॉइंट सोर्स काम कर रहा है, जिसमें लाइट वेव्स क्या हो रही हैं? एमर्ज हो रही हैं, जिससे लाइट वेव्स एमर्ज हो रही हैं। अब उसने क्या किया कि इस स्क्रीन जिसमें एक स्लिट था, इसके आगे उसने एक और स्क्रीन रखी, और इस स्क्रीन में क्या था कि 2 स्लिट्स थे। कितने स्लिट्स? 2 स्लिट्स। एक ये स्लिट हो गया, मान लें कि ये स्लिट हो गया, और एक हम थोड़ा सा नीचे स्लिट बना दें, एक ये स्लिट और एक यहाँ पर ये स्लिट। इसको आप नाम दे लें S1 का, इसको आप नाम दे लें S2 का। यानी अब जो हमने स्क्रीन रखी है उसमें कितने स्लिट्स हैं? अब उसमें 2 स्लिट्स हैं। क्यों? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट क्या होता है? सुराख, छोटा सा होल, बहुत ही छोटा सा होल है। अब बताएंगे वो होल भी कितना होना चाहिए। बहरहाल पहले देखते हैं कि ये कहानी आगे क्या चल रही है। अब जब इन स्लिट्स में से लाइट पास की, इन स्लिट्स में से लाइट, जब इस स्लिट में से लाइट पास की तो ये भी एज अ सोर्स काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स। तो इसमें से लाइट कुछ ऐसे मर्ज हुई, और जब इसमें से पास हुई तो इसमें से भी लाइट ऐसे निकली। ये चीज़
ठीक है, स्प्लिट होगी ना दो लाइट वेव्स में, क्योंकि जब इंटरफेरेंस हम कराते हैं तो इंटरफेरेंस से दो हम लाइट वेव्स लेते हैं, ठीक है, एक से तो हो ही नहीं सकती, तो हम दो लाइट वेव्स हम लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ ऐसे, ये और ऐसे, ओके हो गया। अब यहां पर देखें कुछ लाइट वेव्स S1 से निकल रही हैं, कुछ लाइट वेव S2 से निकल रही हैं। अब यहां से ये लाइट वेव्स क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगे। यहां पर क्या था, एक ही लाइट वेव्स आ गई थी, अब वो दो यहां पर बन गई हैं। अब वो दो जब आपस में मिलेंगी लाइट वेव्स, तो क्या होंगी, आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। आपस में क्या करेंगी, इंटरफेरेंस के। पहले हमने पढ़ा था साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस है, अब हम पढ़ रहे हैं लाइट वेव्स आपस में कैसे इंटरफेयर करती हैं, वो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमने क्या रखा, एक और स्क्रीन रखी, यहां पर हमने एक और स्क्रीन रख दी, एक अदर स्क्रीन यहां पर भी रख दी, ठीक है। अब यहां पर और से एक बात सुननी है कि अगर हमें लाइट की इंटरफेरेंस करानी है, अगर हमें लाइट की इंटरफेरेंस करानी है, तो हमें एक चीज का तो पता है कि जब इंटरफेरेंस होती है तो टू टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पर क्या हुआ, टू लाइट वेव्स जो यहां से कुछ निकली, यहां से निकली, दोनों आपस में मिली, टू लाइट वेव्स क्या कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं। अब जब टू लाइट वेव्स इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब जहां पर कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पर क्या होगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी वहां पर क्या होगा, वो आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं एक और बात समझाना जरूरी समझता हूं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि यहां से लाइट निकलती, S2 से, और सीधी आकर जस्ट यहां पर पड़ती, यहां से S1 से लाइट निकलती और सीधी आकर यहां पर पड़ती। मतलब जस्ट यहां पर ब्राइट स्पॉट होते और दरमियान वाली जो जगह है यहां पर कोई लाइट ना होती, डार्क होता, बिल्कुल यहां पर कोई लाइट ना होती, बिल्कुल ये डार्क होता। जैसे फॉर एग्जांपल ना, ये हमारे पास क्या थे, ये दो स्लिट्स हैं और यहां पर क्या है, स्क्रीन है, और यहां से मान ले मैं अगर लाइट रेस को ऐसे बनाऊं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और होना ये चाहिए था कि इस स्लिट में से लाइट गुजरी, जस्ट यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनता, इस स्लिट में से लाइट गुजरी, जस्ट यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनता, लेकिन दरमियान में कोई ब्राइट स्पॉट नहीं बनना चाहिए था। ये होना चाहिए था, अगर हम कहते हैं कि लाइट स्लिट में से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही है और एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, तो वो पार्टिकल से बिल्कुल स्ट्रेट जाके दीवार के साथ टकराए और वहां पर ब्राइट स्पॉट सा बना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वहां पर ऑब्जर्व किया गया कि ब्राइट स्पॉट स्क्रीन के दरमियान में यहां पर भी बना है, ब्राइट स्पॉट स्क्रीन के दरमियान में भी बना है। इसका मतलब यह है कि अगर जो ब्राइट स्पॉट है वो स्क्रीन के दरमियान में बन रहा है, इसका मतलब है दो लाइट वेव्स में कुछ ऐसे इंटरफेरेंस हुई है, और इंटरफेरेंस होते हुए कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। और इस बात को गौर से सुनना है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहां पर ब्राइट स्पॉट बन गए, ब्राइट फ्रिंज बन गई, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहां पर डार्क फ्रिंज बन गई। यानी कि दरमियान में अगर ब्राइट फ्रिंज बना, यहां पर क्या डार्क, यहां पर क्या डार्क, फिर ब्राइट, फिर यहां पर डार्क, फिर यहां पर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह के ना यहां पर फ्रिंजेस नजर आई। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ब्राइट, डार्क, डार्क, ठीक है, और यहां पर ब्राइट, डार्क, ठीक है, और यहां पर डार्क, यहां पर ब्राइट, यहां पर ब्राइट, यहां पर डार्क। यानी ना इस तरह की कोई फ्रिंज, इस तरह की हमें फ्रिंजेस नजर आए। ये वाली कौन सी है, ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, फ्रिंजेस मतलब स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, फ्रिंजेस मतलब स्पॉट, ये ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है डार्क फ्रिंज को, ये रिप्रेजेंट कर रही है डार्क फ्रिंज को। तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह की ना फ्रिंजेस बनने लग पड़ी स्क्रीन के ऊपर। अब ये फ्रिंजेस बन रही हैं, देखिए अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल हम कहते हैं लाइट एज अ पार्टिकल यहाँ पर बिहेव कर रही है, ठीक है, एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही है, तो सिर्फ दो जगह ब्राइट स्पॉट होने चाहिए थे और बाकी सारी जगह डार्क होना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर दो जगह ब्राइट स्पॉट, बाकी हर जगह डार्क होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जब स्क्रीन पर लाइट पड़ी है तो लाइट ऐसे पड़ी है, मतलब ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, कहीं पर ज्यादा लाइट, फिर कम लाइट, फिर ज्यादा लाइट, फिर कम लाइट, फिर ज्यादा कम, मतलब कि ब्राइट कहीं पर बहुत ज्यादा ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क।
कुछ खाली दो फिक्स स्पॉट नहीं थे जहां पर ब्राइट बन रहा है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। इसका मतलब है ये प्रूव करती है कि लाइट जो है वो एज अ वेव यहां पर बिहेव कर रही है। लाइट इज अ वेव, ये प्रूव करती है लाइट इज अ वेव। और हमने कहा कि इंटरफेरेंस हो रही है, तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। बार बार फ्रिंज मतलब स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट। तो ब्राइट डार्क इस तरह से क्या होगी, फ्रिंजेस बनेगी। ओके हो गया। अब हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सी कंडीशन होगी जब ब्राइट बनेगी कंस्ट्रक्टिव में। पाथ डिफरेंस ज़ाहिर है, इसमें पाथ का डिफरेंस आ जाता है कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वो हमें पता चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ये डिपेंड किस पे, कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर हो रही है, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। आगे जाके बताते हैं ये पाथ डिफरेंस भी क्या होता है। तो पाथ डिफरेंस में कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी कि अगर जो दो लाइट रेज इंटरफेरेंस कर रही है, दो लाइट रेज इंटरफेरेंस कर रही है, अगर उनमें पाथ डिफरेंस हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का उसको याद रखना है, अगर उनमें पाथ डिफरेंस हो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। अगर जो दो लाइट रेज इंटरफेरेंस कर रही हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो अप टू सो ऑन, तो तब हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और जो यहाँ पर फ्रिंज बनेगी और कौन सी बनेगी, वो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। वो कौन सी फ्रिंजेस बनेगी, वो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो पाथ डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एम लैम्डा, यानी अगर पाथ डिफरेंस एम लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। वेयर एम इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। यानी कि मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा अगर हो, 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो तब कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं डार्क फ्रिंज कब बनेगी। देखिए कहते हैं कि डार्क फ्रिंज तब बनेगी कि जब जो पाथ डिफरेंस हो वो कितना हो, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन। बस ये चीज़ समझ लें, आगे वाली कहानियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसका जनरल फार्मूला हम क्या लिखेंगे कि जब पाथ डिफरेंस कितना हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये इसका जनरल फार्मूला है। वेयर एम इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर एम की जगह 0 रखें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। एम की जगह 1 रखें तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 इंटू लैम्डा, यानी 3 लैम्डा बाई 2। अगर एम की जगह 2 रखें तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 इंटू लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2। यानी एम की जगह 0 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2, एम की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, एम की जगह 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2, एम की जगह 3 रखेंगे तो 7 लैम्डा बाई 2। इस तरह से लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इतना अगर पाथ डिफरेंस हो दो लाइट वेव्स के दरमियान जो इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। अच्छा, डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, कोई लाइट नहीं वहां पर होगी, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, डार्क फ्रिंज वहां पर बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसको कैंसिल कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ओके हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटर पे क्या बनेगा। यहां पर सेंटर पे क्या बनेगा, पाथ का डिफरेंस है। हमारा डस्टर कहां गया, देखते हैं कि सेंटर पे क्या बनेगा। मैं चाहता हूं कि डायग्राम मेरी ख़राब ना हो, क्योंकि सारी डिस्कशन हमने इसी पे करनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर रेस कर दूं, इसको समझ लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लें, जो मर्जी कर लें, नोट कर लें। तो देखते हैं सेंटर पर क्या बनेगा। ऐसा ऐसा सारी कहानियाँ क्लियर होती जाएंगी, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, वही स्क्रीन है, मान लें ये क्या है, स्क्रीन है। और ये कौन सा स्लिट है, ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, ये वही दो स्लिट है, S1 और S2। और इन दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हमने लिया हुआ है कि वो कितना है, वो D है। वो कितना है, D है। अब इन स्लिट्स के सामने हमने क्या रखी, एक स्क्रीन रखी, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की स्क्रीन रखी, और स्क्रीन से लेकर स्लिट से लेकर इस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, L है। यानी जो ऐसी जो स्क्रीन जिसमें स्लिट्स हैं
और ये स्क्रीन जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। ये वही पुरानी कंस्ट्रक्शन ही बना रहे हैं। और वहाँ पर बहुत सारी लाइट वेव्स बनाई थी ना, तो यहाँ पर हम कोई सी दो ले लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से एक लाइट आई और यहाँ पर गई, यहाँ से लाइट आई और यहाँ पर गई, तो यहाँ पर क्या हुई? इंटरफेरेंस हुई। क्या हुई? इंटरफेरेंस हुई। अब मुझे बताएं कि जो S1 से लाइट रे आ रही है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या जो S2 से लाइट रेज आ रही है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? इन शॉर्ट ये कि इस लाइन और इस लाइन में बड़ी लाइन कौन सी है? आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों लाइंस बराबर है। अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना है? इनमें जो पाथ डिफरेंस फिर से कह रहे हैं डेल्टा एक्स से शो करेंगे, पाथ डिफरेंस है वो जीरो है। और जब भी पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मतलब दरमियान में, स्क्रीन के दरमियान में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। C फॉर सेंट्रल, B फॉर ब्राइट फ्रिंज, या हम इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। आपकी बुक वाले ने ना मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड्स यूज किए हुए हैं। देखिए जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसको मैक्सिमा कह दिया है। जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसको उसने मिनिमा कहा हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दरमियान में बनेगी। तो यहां पर मैं इसमें लिख भी लेता हूं कि यहां पर क्या बनेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ओके हो गया, एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां से ना वो ऐसे लाइट रेज वो निकल रही हैं और ऐसे लाइट रेज निकल के स्क्रीन तक पहुंच रही है। ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले बनाई थी। ऐसे लाइट रेज निकल रही हैं। मुझसे कोई पूछता है यहां पर P पॉइंट पर बताओ कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज आ रही है, अच्छा कोई भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, मैंने कोई भी एक पॉइंट P ले लिया है। अगर यहां पर ब्राइट फ्रिंज आ रही है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? अच्छा अगर यहां पर P पे डार्क फ्रिंज आ रही है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? ये मैंने बताना है। फिर से बता रहे हैं, ये जो दो स्लिट्स वाली स्क्रीन है ये वही है जो मैंने यहां पर वो बनाई थी, ठीक है। ये वही सारी कंस्ट्रक्शन है, सारी कंस्ट्रक्शन ये वही है। और यहां पर वो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन रही थी। और यहां पर मैंने कोई भी पॉइंट P ले लिया है और मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बने तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, और अगर डार्क फ्रिंज बने तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे कि पाथ का डिफरेंस कितना है। तो अगर इतना हो तो कंस्ट्रक्टिव होगी, ब्राइट बन जाएगी, अगर इतना हो तो डिस्ट्रक्टिव होगी और डार्क बन जाएगी। बहरहाल देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर एग्जांपल P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फॉर एग्जांपल P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ये कौन सा स्लिट था? ये S1, ये S2, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो D, ठीक है। ये आपको ज़बानी पता होनी चाहिए, D। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इन दो स्क्रीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने L का कहा हुआ है, ठीक है। स्लिट वाली स्क्रीन और जिस पे फ्रिंजेस बननी है वो वाली स्क्रीन, उस पे L हमने कहा हुआ है, ठीक है। अब एक लाइट यहाँ से निकलेगी S1 से, ठीक है, यहाँ से S1 से निकली और सीधी P पर पहुंची। तो S1 से निकली और ये पहुंची P पे। अब ये S2 से ये भी यहाँ से निकलेगी और P पे पहुंचेगी। तो यहाँ से S2 से निकली और ये पहुंची, ठीक है। S2 से निकली और ये पहुंची। ओके हो गया। तो मुझे आप बताएं कि नीचे वाली ये लाइट की रे जो है ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है ये वाली? आप कहेंगे सर ये नीचे वाली लाइन ज़्यादा ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ऊपर वाली कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सारी कहानी इसके अंदर है, सारी कहानी इस डायग्राम के अंदर है। पेपर में अगर आए तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं कि ये नीचे वाली लाइट ये बड़ी है या ये ऊपर वाली है ये बड़ी है, आप कहेंगे ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइट वेव जा रही है P तक, ये बड़ी है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये छोटी है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके हो गया। तो यानी कि ये ज़्यादा पाथ कवर कर रही है, ये कम पाथ कवर कर रही है। तो कितना ज़्यादा पाथ कवर कर रही है, ये होता है पाथ डिफरेंस, ये होता है पाथ डिफरेंस। अब हम वो फाइंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊँ, और एक और चीज़ है, हालांकि शुरू में बात बतानी चाहिए थी लेकिन आई एम सॉरी इसका भूल गया। देखिए ये स्लिट कितने, इनका साइज़ कितना होना चाहिए? इनका साइज़ जो है, अगर हमने इसमें से इंटरफेरेंस वो लाइट वेव्स गुजार के इंटरफेरेंस करानी है तो इनका जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए।
वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। अब लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर हम कलर्स की बात करें, वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक उनकी वेवलेंथ की रेंज होती है, सही है। तो नैनोमीटर यानी कि इसका जो साइज होना चाहिए, लाइट अगर आप वाइट लाइट की बात करें तो रेंज कितनी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और अगर नैनो क्या होता है, 10⁻⁹ और ये क्या है, 2 0 को 10⁻² लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 × 10⁻⁷ मीटर, इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 10⁻⁷ मीटर। यानी कि लाइट की यहां पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 10⁻⁷ मीटर तक है। तो ये जो हमारे पास इन स्लिट का जो साइज है या जो डायमेंशन है, इनकी साइज या डायमेंशन, वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। मतलब इनका साइज भी तकरीबन 10⁻⁶ या -7 मीटर तक होना चाहिए, तब हमारे पास ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आगे जाके होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप समझाइए, यानी इतने छोटू स्लिट है, इतने छोटे छोटे ये स्लिट है। अब इसे अंदाजा लगा लें, इन स्लिट का साइज कितना होना चाहिए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, तब हमारे पास कंडीशन होगी। बहरहाल कमिंग बैक टू टॉपिक, तो हम कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराऊं, आराम से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर एक परपेंडिकुलर गिराऊं, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं नाम दूं डेल्टा एक्स का। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक चीज़ आपने मुझे बतानी है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप देखें और यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है? आप कहेंगे सर ये इक्वल है, यानी कि इन दोनों में जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो ये डेल्टा एक्स आ रहा है। यानी मैं कहूँ कि नीचे वाली जो रे ऑफ लाइट है वो ऊपर वाली से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो आप कहेंगे ये इतना डेल्टा एक्स। अगर ये वाला मैं बीच में से निकाल दूँ तो दोनों बराबर है, ओके हो गया ना। यानी पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स का। अब ये डेल्टा एक्स हमें बताएगा कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क फ्रिंज बन रही है, ओके हो गया। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर ना एक ये ट्रायंगल सी बन रही है, ये क्या बन रही है, ये एक ट्रायंगल सी बन रही है। यहाँ से हम पाथ डिफरेंस इसका निकालते हैं। यहाँ पर ये एंगल इसमें क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान होते हैं कि यहाँ पर हम वो बेस कैसे निकालें, यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे निकालें, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें, वो भूल जाते हैं वो कैसे निकालें इसको, ठीक है। लेकिन बड़ा ही आसान काम है। देखिए, पहले तो आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, या पहले इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, बाद में बताएंगे ट्रिक इसको याद रखने का, ठीक है। तो आपको पता है थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है, थीटा के साथ वाला बेस होता है। अब आप कहेंगे कि सर थीटा के साथ तो ये लाइन भी है, थीटा के साथ ये वाली लाइन भी है, थीटा के साथ ये वाली लाइन भी है, तो ये वाली बेस है या ये वाली बेस है? तो देखो कि वो कौन सी लाइन 90 का एंगल बना रही है दूसरी लाइन के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ पर कौन सा एंगल बना रही है, 90 का। ये कौन सा बना रही है, 90 का। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये है बेस, ओके हो गया, बेस का तो पता चल गया। अब बेस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हम निकालते हैं, थीटा के साथ वाला बेस जो 90 का बना रहा हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो हाइपोटेन्यूज। अब इसको याद करने का ट्रिक, आसान ट्रिक, अगले 4 से 4 लाख क्वेश्चन में यही ट्रिक यूज हो रहा है। अभी से अगर आप समझ लेंगे तो ओके हो जाएगा। हमेशा आपने क्या करना है, इसको याद रखना है, थीटा के सामने वाला जो भी होगा ना उसको परपेंडिकुलर ले लेना है। हमेशा जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर ले लेना है। अब इन 3 लाइनों में से बता रहा हूँ, आगे भी इस तरह की ट्रायंगल्स आएंगी। अब इन 3 लाइनों में से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, उसको आपने हाइपोटेन्यूज ले लेना है, बिना सोचे हाइपोटेन्यूज ले लेना है। ये रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूँ, पहले कंसेप्ट की चीज़ बता दी, अब रट्टा। बिना सोचे जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी ना उसको हाइपोटेन्यूज ले लेना है, और जो थीटा के सामने होगी उसको परपेंडिकुलर ले लेना है, जो बच जाएगी उसको बेस ले लो, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसका याद रखने का। अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस को। देखिए, पाथ डिफरेंस निकालने की कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज है कि अगर इधर ब्राइट फ्रिंज हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। लेकिन पहले पाथ डिफरेंस का फार्मूला सा होता है वो बनाएं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा सम पीपल हैव, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है ना। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो डेल्टा एक्स है, पाथ डिफरेंस इसका क्या लें, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस d है, तो हाइपोटेन्यूज d है।
तो ये आ जाएगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब अगर तो पाथ डिफरेंस हो लैम्डा 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन, तो हमारे पास क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यानी कि यहां पर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, डेल्टा एक्स होना चाहिए, अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो, यानी एम लैम्डा अगर हम इसको कर ले, एम लैम्डा हो, तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी डी साइन थीटा। ओके हो गया। तो ये है कंडीशन, अगर डेल्टा एक्स एम लैम्डा हो तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वेयर एम इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये डेल्टा एक्स एम लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहां से एक तो ये आप इसको कह लें, उसके बाद अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं फॉर एग्जांपल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी, ये आगे जाके यूज होगा फार्मूला ये वाला, इसको मैं डब्बा बना रहा हूं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का मतलब है कि अगर मान लें, पहले क्या माना था कि फॉर एग्जांपल यहां पर ब्राइट बन रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या बन रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ब्राइट हो तो ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर ब्राइट नहीं, यहां पर डार्क फ्रिंज मान रही है, तो फिर क्या होगा वो चीज देखते हैं। फिर से यही फार्मूला लिखे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। मैं कह रहा हूं कि अगर इधर डार्क फ्रिंज बनेगी, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, अगर इस पी पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो जो डेल्टा एक्स होगा वो कितना होगा, m प्लस 1/2 लैम्डा, m प्लस 1/2 लैम्डा। तो डेल्टा एक्स यहां पर क्या पुट कर दें, m प्लस 1/2 लैम्डा। ये वाली कंडीशन होगी, इतना पावर डिफरेंस होगा तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डार्क फ्रिंज बनेगी। तो वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3, 0 पुट करें तो लैम्डा बाई 2, 1 पुट करें तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 पुट करें तो 5 लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इन सब पे क्या बनेगा, इन सब पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। अगर यहां से हम साइन थीटा को निकालें तो किस तरह निकलेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा बाय डी। ठीक है, ये याद रखें, ये आगे जाके फिर से कह रहा हूं यूज हो रहा है, मैं इसलिए बार बार साइन थीटा को यहां से निकाल रहा हूं। ओके हो गया। तो अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नेक्स्ट आ रही है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये बड़े मजे की चीज है, ये बड़े मजे की चीज है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा कि स्पेस बन जाए। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये चीज। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है कि मान लें, आप कहेंगे कि सर कितना सारा मनी है, तो मान लें यहां पर अब क्या है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, आपको पता है कि सेंट्रल ब्राइट, यहां तो हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहां पर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और दरमियान में क्या बनेगी, कोई डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, ऐसे बनती है ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से बनती है। तो कहता है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर होगी, इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लेकर जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। जो सेंटर से और उसके बाद सेंटर के बाद ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इससे जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना डिफरेंस होगा, उससे जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उस ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर किसी भी ब्राइट फ्रिंज की हमें पोजीशन को फाइंड करना हो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वो ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। बहरहाल अभी हम किसकी देख रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस y है हमने ये फाइंड करना है। मान लो यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्राइट थी, इनके दरमियान डिस्टेंस y, तो वो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखिए कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो बिना सोचे सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाला ना फार्मूला लिख लें, ये वाला क्या कर लें, फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा
क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी। ओके हो गया ये वाला फार्मूला, क्योंकि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक बात समझाने वाली है, देखिए जो लैम्डा है ना, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो हम फॉल करवा रहे हैं, और ये कितना होता है 10⁻⁻7 मीटर तक। ओके हो गया। और ये जो d है ना, ये डिस्टेंस होता है दो स्लिट्स के दरमियान, और ये तकरीबन होता है 1 मिलीमीटर तक, यानी 10⁻³ मीटर तक। सोचें कि ये जो स्लिट्स मैंने बनाए हुए ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा करीब करीब है। इन स्लिट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा कम है, 1 मिलीमीटर तक तकरीबन ये होता है। तो तब हमारे पास ये सारी कहानियाँ आती हैं। तो 10⁻³ मीटर डिस्टेंस दो स्लिट्स के दरमियान। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये लैम्डा जो है ये बहुत छोटा है, 10⁻⁷। डी जो है ये लैम्डा से बड़ा है, और क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लैम्डा है वो वेरी 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 लेस देन डी है। लैम्डा डी से बहुत छोटा है, ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻³ है। डी बड़ा है, लैम्डा छोटा है। तो लैम्डा बहुत 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 छोटा है डी से। अगर लैम्डा बहुत 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 छोटा है डी से, ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी, और डी क्या है बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। देखिए अगर ऊपर मैं रखूँ 0.1, नीचे में रख दूँ 5, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी नहीं आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा बहुत ज़्यादा छोटा आ जाएगा। साइन थीटा छोटा आएगा, इसका मतलब है थीटा बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। सही है, इसका मतलब है थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो आप कहें कि व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन ये कंडीशन होती है कि तब बन जाता है साइन थीटा ये नियरली अप्रोचेज होता है टेन थीटा के। आपकी बुक पे ना ये साइड पे टेबल भी बना हुआ है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे जब वैल्यू निकालेगी साइन थीटा और टेन थीटा की, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल आई हैं। ये साइड पे टेबल भी बना हुआ है, ठीक है। व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तब हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ याद रखनी है। तो क्या फिर मैं साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकता हूँ? तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी। ये चीज़ याद रखनी है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी। अब हमने निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू को। अब हमने क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पर ना हम एक लाइन अगर खींचे ये वाली सेंटर तक, यहां पे इस स्क्रीन के सेंटर तक, ये उसके लिए आपने ये निकालनी है। और आपने जितनी मैंने ब्लैक से बनाई है ना ये वाली, इसको बाहर निकाल लें। ये और ये ट्रायंगल बाहर निकाल लें, ठीक है। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहां से ये, यहां से ये, और ये एंगल क्या है अब थीटा। ये टेन थीटा के लिए निकालने के लिए है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना था, इस स्क्रीन से लेकर इस स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना है, एल। सेंटर ब्राइट फ्रिंज से लेकर नेक्स्ट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस कितना है, वाई। तो यहां पर देखें ये क्या है, बेस, ठीक है, थीटा के साथ वाला बेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहां पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक बेस की वैल्यू है जो कि एल है, एक परपेंडिकुलर वैल्यू है जो कि वाई है। तो ऐसा कौन सा साइन काज और टेन थीटा में से है कि जिसमें परपेंडिकुलर बेस आता है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है, वाई, बेस क्या है, एल। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई बाई एल। ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है, वाई बाई एल आ जाएगी। ओके हो गया। तो यहां पर हम पुट करेंगे टेन थीटा की जगह वाई बाई एल इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय डी। यहां पर हमने क्या निकालना है, वाई को निकालना है। तो वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा एल बाय डी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास होगी पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रेम, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रेम। अब यहां पर एक और चीज़, यहां पर ना मैं कुछ चीज़ें लिखाने वाला हूं जो आगे के लिए लाजमी यूज़ होंगी। इसको मैं रेज कर रहा हूं, उसको आपने लाजमी गौर से समझना है।
ठीक है, ये डायग्राम हम दोबारा बना लेंगे, या इसको बना रहने दें, इसको बना रहने दें फिलहाल, क्योंकि मैंने दोबारा भी एक चीज़ समझाने के लिए दोबारा से बनानी है। तो y इज इक्वल टू m लैम्डा l बाई डी। अब वो कहते हैं जो फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लेकर दोबारा जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो कब बनेगी, जब हमारे पास एक तो m इज इक्वल टू 0 पे बनेगी ना, m इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर आ जाएगा, सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, m इज इक्वल टू 1 पे, m इज इक्वल टू 1 पे, ये याद रखना है, आगे जाके मैंने यूज़ करने हैं। m इज इक्वल टू 1 रखें तो y आप यहाँ पे 1 और साथ में b लिख लें, 1 ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब, सेंटर ब्राइट से ऊपर जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, m की जगह वहाँ पर 1 रखें तो क्या आ जाएगा लैम्डा l बाई डी। यहाँ से मज़े की कहानियाँ शुरू हो गई, अगर यहाँ तक कहानी समझ आ गई आगे वाली आसान है, लैम्डा l बाई डी। और अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बन रही है, तो ये लैम्डा ये भी लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी m इज इक्वल टू 2 पे, m इज इक्वल टू 2 पे। फॉर एग्जाम्पल ये, अच्छा ये नहीं कहना जो मैंने कहा है ये लैम्डा ये 2 लैम्डा, इसका मतलब ये है कि जो इसके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और इस ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस ब्राइट फ्रिंज और इससे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के दरमियान ये डिस्टेंस होगा। ओके हो गया। तो इससे अब क्या होगा कि नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बननी है m इज इक्वल टू 2 पे, तो y यहाँ पे 2, यहाँ पे नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज 2 b यहाँ पर लिख लें, इज इक्वल टू m की जगह जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा l बाई डी। और थर्ड का बनेगी y3b इज इक्वल टू 3 लैम्डा l बाई डी। सही है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर वो लैम्डा l बाई डी पे बनेगी, सेकंड बनेगी 2 लैम्डा l बाई डी पे, उससे नेक्स्ट जो आगे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो 3 लैम्डा l बाई डी पे बनेगी, इसी तरह 4 लैम्डा l बाई डी, 5th लैम्डा l बाई डी, 6th लैम्डा l बाई डी। तो किसी भी अगर मुझसे पूछे ना कि बताओ भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जो 5th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, 5वें नंबर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस कितना है, तो मैं कहूंगा लिख दो भाई y इज इक्वल टू 5 लैम्डा l बाई डी। तो कैलकुलेट कर लो तो उस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकल आएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं कि डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस। अगर मान लें कि ब्राइट फ्रिंज नहीं यहां पर बन रही, डार्क फ्रिंज बन रही है, तो ठीक है डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है, ये m प्लस हाफ, या इसको मिटा ही दें, आगे जरूरत नहीं है इसकी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये वैसे नहीं मैंने लिखी, इनका आगे जाके मैं यूज करूंगा डार्क फ्रिंज। अच्छा ये चीज देखते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए। पहले तो हम यहां पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, मैं आप कह रहा हूं कि मान यहां पर डार्क फ्रिंज है ना, या ना इसकी दोबारा से नई डायग्राम अगर मैं इसकी बनाऊं, क्योंकि गंद बहुत पड़ गया, मजा नहीं आ रहा, तो स्लेट्स यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर मान ले यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, तो ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से ना फ्रिंजेस बनती हैं। ये S1 ये S2 और दोनों के इसमें दरमियान इसमें डिस्टेंस L और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D, बस ये याद रखें। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर जो डार्क फ्रिंज बन रही है इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये बताओ भाई। पहले तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का देखा था ना, इस ब्राइट फ्रिंज तक का, अब मैं कह रहा हूँ इस डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस बताओ। अच्छा ये बताने के बाद बताओ कि सेंटर से इस डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस बताओ, फिर सेंटर से इस डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस बताओ, फिर नेक्स्ट डार्क फ्रिंज तक का, तो वो कितना होगा, वो चीज़ अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज ये वाला फार्मूला उठा ले। जब ये वाला फार्मूला उठाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ और लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी आ जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, टैन थीटा, क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली अप्रोचेस टू टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा बाय डी।
और यहाँ पर देखें tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y बाई एल, पहले हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बाई एल इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, और ये l इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं पहले ही l इधर लिख लेता हूँ, यहाँ से l खत्म, सही है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m प्लस हाफ लैम्डा एल बाई डी। ये हमारे पास होगी पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर से लेकर जो पहली डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, m प्लस हाफ लैम्डा एल बाई डी, ठीक है। अब जैसे ये हमने निकाले थे ना, ये इसी तरह हम इसके लिए भी निकालते हैं। फिर से कह रहा हूं आगे जाके ये बड़ी हेल्प देंगे। अब ये जब निकालेंगे, मैं कहता हूं कि फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस कितना है, तो m इज इक्वल टू 0 पे होगा, m इज इक्वल टू 0 पे, m इज इक्वल टू 0 पे रखें तो यहां पर क्या बनेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस उसका कितना होगा, m इज इक्वल टू 0 रखें तो लैम्डा l बाई, यहां पर क्या आता है, लैम्डा l बाई डी है, 2 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लैम्डा l बाई डी है, ठीक है, लैम्डा l बाई डी, क्योंकि यहां पर क्या था, लैम्डा बाई डी था ना, तो फिर हमारे पास l यहां से इधर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा l बाई डी है, यहां पर याद रखना है। तो m की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा l बाई 2d। तो आप यहां पर लिखें y फर्स्ट डार्क फ्रिंज, 1d मैंने लिखे फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, तो कितना आएगा, लैम्डा l बाई 2d, मतलब फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज बनेगी लैम्डा l बाई 2d पे बनेगी। सेकंड का कब बनेगी, मतलब यहां पर सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y 2d, मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज। तो सेकंड डार्क फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा वो हम लिखेंगे, m की जगह आप 1 पुट कर दें, m की जगह पहले m की जगह 0 पुट किया था, अब m की जगह 1 पुट करें तो 2 और 3 लैम्डा l बाई 2d, तो ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा l बाई 2d, ओके क्या। और इसी तरह थर्ड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा l बाई 2d, इसी तरह अप टू सो ऑन, ओके हो गया। तो ये हमारे पास है, अगर हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल दी है और अगर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल दी है तो उनके लिए ये, अब ये चीज़ और ये चीज़ बस याद रखें, आगे वाली कहानी आसान हो जाएगी, ओके हो गया। तो नेक्स्ट अब हम कहानी आगे देखते हैं, ये वाली कहानी ख़त्म, नेक्स्ट आखिरी इसकी कहानी रह गई है, मज़े की कहानी है, ये छोटी छोटी कहानियाँ अगर ये मिलती जाए ना आगे जाके बड़े मज़े की बनती हैं। आखिरी चीज़ रह गई है, हमने ये भी देख लिया कि कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या है, हमने ये भी देखा कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या है, हमने ये भी देख लिया कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कैसे फाइंड करें किसी भी पॉइंट पर सेंटर से लेकर, फिर हमने देखा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फाइंड करें किसी भी पॉइंट तक, ठीक है, सेंटर से लेकर वो डिस्टेंस वो कितना होगा, कहाँ पर उसकी पोजीशन होगी, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लास्ट चीज़ जो है वो क्या है, फ्रिंज विड्थ है, वो क्या है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितनी है, ओके हो गया। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, दो डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट उठा ले, कोई भी कंसेक्टिव दो डार्क उठा ले। पहले मैं देखता हूं कि दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, सही है। एक डार्क फ्रिंज के सेंटर से लेकर दूसरी डार्क फ्रिंज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। मान ले मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का बने, ये मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, फ्रिंज विड्थ कितनी है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। अब गौर से इधर सुनना है जो मैं अभी कहने वाला हूं, सेंटर से लेकर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, लैम्डा एल बाई डी, वो कितना था, लैम्डा एल बाई डी, यानी कि सेंटर से लेकर इस तक का डिस्टेंस कितना है, y1b इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई डी, और सेंटर से लेकर इस ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस कितना है, 2 लैम्डा एल बाई डी। सेंटर से लेकर जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ रही है उसका कितना है, 2 लैम्डा एल बाई डी।
तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू, अब ये बुक वाले ने लिखा है वाई एम और m प्लस वन, आप उस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। वाई एम, एम की जगह 1 रख लें, नीचे m प्लस वन आएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास फर्स्ट ब्राइड फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल y1 पे बन रही है, सेकंड ब्राइड फ्रेंड y2 पे बन रही है, तो y2 माइनस y1 कर लें, तो वो भी इसी तरह ही है। बल्कि अगर आप ये भी करना चाहें इट्स ओके। तो यहाँ पर y2b माइनस y21 2b और 1b, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 2b कितनी है 2 लैम्डा l बाई डी, माइनस y1 भी कितना है लैम्डा l बाई डी, तो कितना आ जाएगा, d नीचे कॉमन आ गया, d एलसीएम हम उसका ले रहे हैं, लैम्डा l अगर कॉमन ले तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो लैम्डा l आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा y, ये है हमारे पास फ्रिंज विड्थ दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल, ये आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, ये कितना है 10, ठीक है, 2b है ना, एक ये ब्राइट फ्रिंज है, एक दूसरी ये ब्राइट फ्रिंज है सेंटर से लेकर, इस वजह से 2b, सेकंड ब्राइट फ्रिंज सेंटर से लेकर 2b, इसका डिस्टेंस कितना है 10, और सेंटर से लेकर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस मान ले कितना है 5, सही है। अब ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 5, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम करना है तो 10 माइनस 5 नहीं करूंगा, अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम करना है तो 10 माइनस 5 कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। तो वही मैंने किया, 10 माइनस 5 5 आ गया, मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस 5 है, किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। अब यहां पर देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 2b और 3b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, तो 3 लैम्डा l बाई डी माइनस 2 लैम्डा l बाई डी, फिर भी लैम्डा l बाई डी आएगा। अगर मुझे 4b और 5b के दरमियान मालूम करना है तो 4 लैम्डा l बाई डी माइनस 3 लैम्डा l बाई डी, फिर भी लैम्डा l बाई डी आएगा। अगर 4 और 5 के दरमियान मालूम करना है तो 4 लैम्डा l बाई डी, नीचे 5 लैम्डा l बाई टी, तो इसमें हम डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं तो 5 लैम्डा l बाई टी माइनस 4 लैम्डा l बाई डी, फिर लैम्डा l बाई डी आएगा। यानी कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान, कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है, और वो कितना होता है लैम्डा l बाई डी होता है। अब हम देखते हैं दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान है डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। यहां पर ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, यहाँ पर मैंने डार्क डार्क लिखा हुआ है, ये ब्राइट ब्राइट है, ठीक है। हमने किसके दरमियान मालूम की है, ब्राइट और ब्राइट के दरमियान, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हमने किसके दरमियान मालूम की है, ब्राइट और ब्राइट के दरमियान। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ कितनी है वो हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम मालूम करते हैं डार्क, या इसके साथ मैं लिख ही दूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज, के दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस। और यहां पर आप लिख लें कि डार्क और डार्क के दरमियान, कोई भी दो डार्क, कोई एक नहीं, कोई भी दो डार्क उठा ले। यहां पर देखिए सेंटर के बाद पहली डार्क फ्रिंज कब बन रही है, ये दूसरी डार्क फ्रिंज कब बन रही है 3 लैम्डा l बाई टी पे, थर्ड डार्क फ्रिंज ब्राइट के बाद डार्क आती है, ये याद रखना है। अब ये नहीं कहना कि डार्क फ्रिंज दोनों इकट्ठी हैं, नहीं, डार्क और डार्क के दरमियान एक ब्राइट भी आ रही है, डार्क और डार्क के दरमियान एक ब्राइट भी आ रही है, लेकिन मैं दो डार्क के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ। डार्क और डार्क के दरमियान ब्राइट भी आ रही है, लेकिन मैं दो डार्क के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो सेंटर फ्रिंज विड्थ हम फाइंड करें, कितनी फ्रिंज विड्थ है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के से फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस कितना है, मैं उसको लिख रहा हूँ y1 डार्क y1d, वो कितना है लैम्डा l बाई 2d, सही है। अच्छा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लेकर नेक्स्ट डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट नहीं सेकंड डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस कितना है 3 लैम्डा l बाई डी, तो y2d इज इक्वल टू 3 लैम्डा l बाई डी। सेम इसी तरह इनका भी डिफरेंस ले लें, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा कि डेल्टा y इज इक्वल टू y2d माइनस y1d, और कितना आएगा y2d कितना है 3 लैम्डा l बाई डी, 3 लैम्डा l बाई डी माइनस 3 लैम्डा l बाई डी माइनस लैम्डा l बाई डी माइनस लैम्डा l बाई डी आ जाएगा, सही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा d, ऊपर क्या आ जाएगा 3 लैम्डा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2d है, यहाँ पर भी 2d है, तो
तो 2d और 2d, नीचे क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, ठीक है, और 3 लैम्डा एल माइनस लैम्डा एल कितना आ जाएगा 2 लैम्डा एल आ जाएगा, तो 2 लैम्डा एल 2 से कट गया, तो डेल्टा वाई कितना आया लैम्डा एल बाई डी, फिर से क्या आया लैम्डा एल बाई डी, फिर से क्या आया लैम्डा एल बाई डी। इसका मतलब पता है क्या है कि जितना दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस होगा ना, सेम उतना ही डिस्टेंस दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, इतना होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इन दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर ही होगा, इन दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर ही होगा, इससे नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज आ रही है उसके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर ही होगा। कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट, कोई भी दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा एल बाई डी, कितना होगा लैम्डा एल बाई डी होगा, ठीक है। अब लास्ट में ये फार्मूला क्या शो कर रहा है वो चीज़ देखते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि 5 लैम्डा एल बाई 2d माइनस 3 लैम्डा एल बाई 2d, तो वो भी कितना आएगा लैम्डा एल बाई डी आएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा एल बाई डी। अब ये क्या शो कर रहा है लैम्डा एल बाई डी, ये शो कर रहा है कि ये क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्क्रीन और जो फ्रिंजेस स्क्रीन है, एल जो है एल डिस्टेंस है ना इन दोनों के दरमियान, दो स्क्रीन के दरमियान, और डी क्या है दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ओके हो गया। अब ये शो कर रहा है कि डेल्टा वाई और लैम्डा एल क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर हम ब्लू लाइट की बजाय रेड लाइट यूज़ करें उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो अगर ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करें तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करें तो दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा ज़्यादा होगा तो डेल्टा वाई भी ज़्यादा होगा। डेल्टा वाई क्या है? फ्रिंज विड्थ है, ये चीज़ एल है। अगर दो इन स्क्रीन, एक स्लिट वाली स्क्रीन और एक फ्रिंज वाली स्क्रीन, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा करें तब भी डेल्टा वाई ज़्यादा हो जाएगा, तब भी फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ब्राइट फ्रिंज पहले इतनी दूर है और ज़्यादा दूर होने की, ठीक है। क्यों? डेल्टा वाई क्या फ्रिंज विड्थ है। लेकिन डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन है डी के, डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन है डी के, यानी डी ज़्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। डी ज़्यादा मतलब क्या? अगर मैं दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को ज़्यादा कर दूं तो ये जो फ्रिंजेस हैं ये पास पास आ जाएंगी, ये ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, ब्राइट या डार्क दो भी, कोई भी कंसेक्टिव, वो क्या हो जाएंगे आपस में से पास पास आ जाएंगी। डी ज़्यादा करने से फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, ये फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ओके हो गया। ये फार्मूला हमें ये चीज़ बता रहा है। तो ये था हमारी सारी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानियाँ। होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर ये सारी, ठीक है, लैम्डा एल बाई 2d, 3 लैम्डा एल बाई 2d ये लिखनी है। ये आपकी बुक में वैसे नहीं है, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। बुक में आपने जस्ट ये वाला करना है, जस्ट ये वाला नहीं करना। बुक में कह रहा हूँ, पेपर में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम थोड़ा सा बस रिपीट कर देते हैं कि थॉमस यंग्स ने हमें बताया था कि लाइट इज़ अ वेव और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसने कराई थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए से। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने देखा कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद हमने देखा कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, उसके बाद हमने देखा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद हमने देखा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, फिर हमने देखा फ्रिंज विड्थ के दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, फिर हमने देखा दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो हमने देखा कि जितना डिस्टेंस दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान है कंसेक्टिव, उतना ही डिस्टेंस दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान, कंसेक्टिव मतलब एक के बाद जो दूसरी आ रही है, उतना ही डार्क फ्रिंजेस के दरमियान भी डिस्टेंस है, उतनी फ्रिंज विड्थ है उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। उसके बाद फ्रिंज विड्थ डिपेंड किस चीज़ पे करती है? लैम्डा पे करती है, एल पे करती है और डी पे करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।